हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगा रहे होंगे। आज मैं क्लास 8 की मैथ्स में लेकर के आया हूं चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 7 की प्रॉब्लम्स को समझें। स्टूडेंट्स, आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो जानते ही हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, एक को अगर 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1। इसी प्रकार अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू होता है 100। तो ये सारी चीज़ें आपने सीख रखी हैं लास्ट पार्ट में, जहां पर हमने सीखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आया। तो इन टर्म्स को हम लिखते थे, क्या लिखते थे स्टूडेंट्स? राइट, इनको हम लिखते थे स्क्वायर या वर्ग। 1 वर्ग है किसका? 1 का ही। 4 वर्ग है किसका? 2 का। इसी प्रकार से 9 किसका वर्ग है? 3 का। और 100 किसका वर्ग है? 10 का। यहां पर हमने क्या लिखा था? संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है, तो जो टर्म आती है उसको बोलते हैं हम संख्या का वर्ग। अब हम यहां पर देखते हैं, अगर हम इसको 2 बार की जगह 3 बार गुणा करते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 या 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी प्रकार से अगर हम करें 3 इंटू 3 इंटू 3 और 4 इंटू 4 इंटू 4 और 10 इंटू 10 इंटू 10। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे आप? बहुत सिंपल है। 1 को जब 1 से 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इनफैक्ट 1 को आप कितनी बार भी गुणा कर लें 1 ही आएगा। 2 को 2 से 3 बार गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8। राइट। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 27। 4 को 4 से ही 3 बार गुणा करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 64। 10 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ हो जाएगा 1000। तो जिस प्रकार से आपने इन टर्म्स को नाम दिया था स्क्वायर, उसी प्रकार से जब हम 3 बार संख्या को गुणा करके लिख रहे हैं तो इन संख्याओं को अब हम नया नाम देंगे। और स्टूडेंट्स, इन संख्याओं को हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं क्यूब। ठीक है। और हिंदी में इसको बोलेंगे तो हम कहेंगे घन। तो 1 का स्क्वायर लिखा था हमने 1, 2 का स्क्वायर लिखा था हमने 4, 3 का स्क्वायर लिखा था 9 और 10 का स्क्वायर लिखा था 100। अब इसी प्रकार मैं आपसे कहूं कि 1 का क्यूब, तो आप कहेंगे फिर से 1। और अगर 2 का क्यूब कहूं तो 2 का क्यूब आप कहेंगे 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और इस प्रकार 10 का क्यूब होगा 1000। तो ये चीज है क्यूब। और इसको हम क्या समझते हैं कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दें तो जो नई संख्या हमको मिलेगी वो कहलाएगी पहली वाली संख्या का घन या पहली वाली संख्या का क्यूब। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं कि इफ b इज क्यूब ऑफ a, एक संख्या है b जो कि a का क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a इंटू ए इंटू ए। और इसको आसानी से लिखने का तरीका ये होता है, b a लिखेंगे और a पे 3 घात लगा देंगे, तो इस तरह से हम लिखेंगे a क्यूब इज इक्वल टू b। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं a की घात 3, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3, ये इसी प्रकार ये है 4 की घात 3 और इस प्रकार ये है 10 की घात। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि हम किसी संख्या का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, उस क्यूब की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन पर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं संख्याओं का क्यूब निकालना और संख्याओं के क्यूब की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको
पूरा देखें और इसको लाइक करना न भूलें। तो स्टूडेंट्स, एक टेबल यहाँ पर बनी हुई है जो क्यूब्स के बारे में सारी जानकारी आपको देती है। यहाँ पर मैंने लिखे हैं नंबर और उनके क्यूब। 1 से लेकर के 10 तक के नंबर यहाँ हैं और उनके क्यूब यहाँ रेड इंक से लिखे हुए हैं। इसी प्रकार 11 से लेकर के 20 तक के नंबर यहाँ हैं और यहाँ पर उनके क्यूब लिखे हुए हैं। तो इस टेबल को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्यूब्स के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। सबसे पहले आप देखेंगे 1 का क्यूब 1 ही है, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और इसी प्रकार आप आगे 20 तक देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन क्यूब की जो पहली प्रॉपर्टी आती है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ E1 और फिर एरो के लगा करके E1। E1 का मतलब होता है सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सकती हैं, यानी जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो इस प्रकार की संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8 और 10 और ठीक इन्हीं के सामने वाली यानी 12, 14, 16, 18 और 20। E1 टू E1 का मतलब क्या है कि अगर सम संख्या है तो उसका घन भी क्या है, सम संख्या। देखो 2 का घन 8, 8 भी सम संख्या है, 4 का घन 64, 64 भी सम है, 6 का घन 16 है, 216 है, तो ये भी सम संख्या है। तो E1 टू E1 का मतलब अगर घन संख्या अगर E1 है तो उसका घन भी E1 होगा, यानी सम संख्या है तो उसका घन भी सम होगा। सेकेंड, इसी प्रकार हो जाएगा ऑड टू ऑड, और अगर विषम संख्या है तो उसका घन भी विषम होगा। 3 है विषम है तो उसका घन भी 27 विषम है, 17 विषम है तो उसका घन 4913 ये भी विषम संख्या है। तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी आपने समझ ली। तीसरी प्रॉपर्टी है नेगेटिव टू नेगेटिव। एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी स्क्वायर की नहीं होती। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर में आपने क्या पढ़ा था, अगर -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे -2 इंटू -2 और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या था, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, यानी ऋणात्मक संख्या है तो उसको वर्ग करेंगे तो धनात्मक संख्या आएगी। लेकिन अगर -2 को अगर आप क्यूब करेंगे तो आपको 3 बार गुणा करना पड़ेगा, -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखिए -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो हो गया +4, और +4 को अगर आप फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -8। तो 2 का घन 8 होता है तो -2 का घन -8 होगा। 6 का घन 216 होता है तो -6 का अगर आप घन करेंगे तो -216 होगा, यानी प्रॉपर्टी है नेगेटिव टू नेगेटिव। प्रॉपर्टी नंबर 4, इसी टेबल को अगर आप ध्यान से देखें, इकाई का अंक 1 है तो क्यूब में भी 1 आ रहा है। 11 का इकाई का अंक 1 है तो उसका क्यूब में भी इकाई का अंक 1 आ रहा है, यानी कि अगर कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक 1 है तो उसका अगर आप क्यूब करेंगे तो भी इकाई का अंक 1 आएगा। इसी प्रकार 4 में देखेंगे, संख्या 4 है तो उसके क्यूब का इकाई का अंक भी 4 है। संख्या के इकाई में 4 है तो क्यूब के इकाई का अंक भी 4 है। इसी प्रकार यही प्रॉपर्टी किसके लिए, 5 के लिए। इकाई का अंक अगर 5 है तो उसका घन करेंगे तो भी इकाई का अंक 5 आएगा। संख्या का इकाई का अंक 6 है तो उस संख्या का घन करेंगे तो इकाई का अंक फिर से 6 आएगा। और अगर 9 है तो इकाई का अंक फिर से 9 आएगा। 19 का भी देख लो, इकाई का अंक 9 है तो घन करने पर भी इकाई का अंक 9 आ रहा है। और 0 है तो 0 का अगर इकाई में 0 अंक है तो घन के इकाई में भी 0 अंक आएगा, और यहां भी देख लेंगे आप। तो चौथी प्रॉपर्टी ये है कि 1, 4, 5, 6, 9 और 0, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 0 आ रहा है तो जब आप उनका घन करेंगे तो उनके घन का इकाई का अंक भी 1, 4, 5 और यही आएंगे क्रमशः। ठीक है, अब कौन सी संख्या बच गई, अगली प्रॉपर्टी उसको लिखते हैं। कौन सी बच गई, 2। देखो यहाँ 2 नहीं आया, 3 नहीं आया और 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। इसका मतलब क्या है, अगर आप 2 का घन देखें तो इकाई में 2 है तो घन की इकाई में है 8। देखिए 12 में इकाई में 2 है, उसका घन करेंगे तो इकाई में आ रहा है 8, तो 2 चेंज हो गया 8 से।
और सेम अगर 8 का देखें तो संख्या अगर 8 है तो उसके घन में आ रहा है 2, संख्या अगर 8 है तो उसके घन में आ रहा है 2, तो ये इंटरचेंज हो गया। यानी कि संख्या अगर 2 है तो उसका घन होगा 8, और संख्या की इकाई में अगर 8 है तो उसके घन की इकाई में होगा 2। और सेम यही कंडीशन है किसके लिए, 3 के लिए। देखो इकाई में 3 है तो घन की इकाई में 7, 3 7। और 7 के लिए देखेंगे, इकाई में 7 है तो घन की इकाई में 3, और अगर यूनिट नंबर है संख्या का 7 तो उसके क्यूब का यूनिट नंबर है 3। तो यही प्रॉपर्टी 7 के लिए चेंज हो जाएगी, या इसको इससे 3 के लिए चेंज हो जाएगी 7 में, और 7 के लिए चेंज हो जाएगी 3 में। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई, या प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 दो अलग अलग चीज़ें हो गई। और स्टूडेंट्स 7वीं और एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जीरो की, कि अगर किसी नंबर के में एक जीरो है तो उसके अगर क्यूब करते हैं तो यहाँ होंगे 3 जीरो, ठीक है। और अगर 2 जीरो हैं तो कितने होंगे, यहाँ 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर किसी नंबर के यूनिट और टेंस डिजिट अगर जीरो हैं तो उसके अगर क्यूब करेंगे तो वहाँ पर 6 जीरो आएंगे। और अगर 1 जीरो है यानी यूनिट में जीरो है, देखिए 10 में, तो यहाँ 1000 हो गया, यानी 3 जीरो आ गए। और इसी प्रकार 20 में भी 1 जीरो था तो यहाँ 8 के बाद 3 जीरो आ गए, 2 का घन 8 और उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो हैं या 4 जीरो हैं तो वो संख्या परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकती। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्यूब पर बेस्ड कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स की, लेकिन पैटर्न को समझने से पहले आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ट्राई दीज, प्रयास कीजिए, और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपके पास नंबर दिए हैं कुछ, और आपसे पूछा गया है कि इन नंबर्स में जो यूनिट डिजिट होगी या वंस डिजिट होगी या जो इकाई का अंक होगा इनके घन में वो क्या होगा। तो इसको आप ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। हम चलते हैं सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स पर। तो स्टूडेंट्स पैटर्न की अगर हम बात करें तो पहला पैटर्न है कि जो क्यूब है, क्यूब को हम जो ऑड नंबर हैं यानी विषम संख्या है, विषम संख्याओं के टोटल के रूप में लिख सकते हैं। शुरुआत करते हैं 1 से। एक विषम संख्या है और ये 1 का ही क्यूब है। अगली विषम संख्या है 3 और उसके बाद विषम संख्या है 5। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, और ये क्यूब है किसका, 2 का, ठीक है। 5 के बाद अगली विषम संख्या लेंगे तो क्या होगा, 7, 7 के बाद 9 और 9 के बाद 11। इन तीनों को जोड़ के कितना रहा स्टूडेंट्स, 9 और 7 16 और 16 और 11 27, 27, जो है क्यूब किसका, 3। इसी प्रकार अब हम देखेंगे 11 के बाद संख्या होती है 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। अब हमने 4 संख्याएं ली हैं और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 15 होता है 28, 28 में 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, और 45 में 19 जोड़ेंगे तो हो गया 64, और ये है 4 का क्यूब। तो इसी प्रकार से हम जब हम 5 का क्यूब लिखेंगे तो हमको 5 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी यहाँ, और वो 5 संख्या कौन सी होंगी, 19 के बाद वाली, यानी 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 और प्लस 29 बराबर हो जाएगा 125, जो होगा 5 का क्यूब। 6 का क्यूब निकालने के लिए हमें 6 संख्याएं लेनी है यहाँ, और वो 6 संख्या कहाँ से शुरू होंगी, 29 के बाद यानी 31 से। 31 प्लस 33 प्लस 35 फिर 37 39 और 41 बराबर हो जाएगा 216, और जो होगा 6 का क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आप और नंबर्स को जोड़ते हुए जा रहे हैं और आपको संख्याओं के क्यूब मिल रहे हैं। जब आपने 2 का क्यूब निकाला था 2 संख्याओं को जोड़ा था, 3 का क्यूब निकालने के लिए 3 संख्याओं को जोड़ा था, 4 का क्यूब निकालने के लिए 4 संख्याओं को जोड़ा था, 6 का क्यूब निकालने के लिए 6 संख्याओं को जोड़ा था। लेकिन यहाँ पर समस्या आपके पास एक ही आएगी कि जब आप 4 का क्यूब निकाल रहे हैं तो आपने 13 से संख्याएं पकड़ी थी, 4 संख्या लिखी थी। जब आपने 6 का क्यूब निकाला था तो आपने संख्याओं की शुरुआत की थी 31 से। लेकिन अगर हमें 7 का क्यूब निकालना है तो हमें पता है कि हमें 7 संख्याएं जोड़नी है, वो भी विषम संख्या होंगी। लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे
आपको कहाँ से शुरू करना है, आप जिस संख्या का क्यूब निकालना चाह रहे हैं उसको उससे एक कम वाली संख्या से गुणा करें, ठीक है, और उसमें एक जोड़ दें, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 6 42 और +1 ये हो गया 43। तो अब आपको 7 संख्या लेनी है 43 से, यानी पहला लीस्ट नंबर हो जाएगा 43, इसके बाद फिर 45, फिर 47, 49, 51, 53, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 55। इन सारे नंबर्स को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 343। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे एक था तो एक में से 0 घटाया, एक तो एक और फिर छोटी संख्या 0, तो एक को 0 से गुणा करेंगे 1 और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1। 2 में 2 और 1 की गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और फिर 1 जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगी 3, यानी लीस्ट नंबर है 3 और 2 संख्या जोड़ने तो 3 और 2 5 हो जाएंगी। जब हम 3 का घन निकालेंगे तो 3 का घन निकालने के लिए हमें 3 संख्या जोड़नी है और जो सबसे छोटी संख्या वो कहाँ से शुरू होगी, 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6 और उसमें 1 जोड़ दो, 7 हो गई। 4 का घन निकालने के 4 संख्या जोड़नी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 4 को 3 से गुणा करना, 4 3 12 और उसमें 1 और जोड़ देना है 13। 5 का घन निकालने के लिए आपको 5 विषम संख्याओं को जोड़ना है और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 5 को 4 से गुणा करना, 5 को 20 और उसमें 1 जोड़ देना है 21। इसी प्रकार से 6 के लिए 6 5 30 और 1 जोड़कर 31 से शुरू करना है और फिर 6 संख्या आगे जोड़ देनी है। तो पहला पैटर्न तो ये है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमें किसी संख्या का घन निकालना है x का तो हम लिखेंगे x इंटू x माइनस 1 एंड +1, ये संख्या आ जाएगी और इस संख्या के बाद हम आगे विषम संख्याओं को जोड़ते हुए जाएंगे। 6 गुणा के 5 धन 1, 6 5 30 और 1 31। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला पैटर्न तो ये था। सेकेंड पैटर्न है स्टूडेंट्स, आपके पास 2 संख्याओं का घन दे रखा है और उनका डिफरेंस यानी 2 संख्याओं के घनों का अंतर निकालना है। तो पहले लेते हैं हम 1 का घन और इसमें हम 0 का घन यानी 0 घटा देते हैं तो क्या आएगा 1। इसी प्रकार से अगर 2 का घन है और इसमें से हम 1 का घन घटाते हैं तो क्या आएगा, 2 का घन है 8 और 1 का घन है 1, तो 8 में से 1 घटाया आ गया 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से अगर 3 के घन में से हमने 2 का घन घटाना है तो कितना आएगा, 3 का घन है 27 और 2 का घन है 8, तो 27 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 19। 4 के घन में से अगर हम 3 का घन घटाएंगे तो यहाँ आएगा, कितना आएगा, 4 का घन देखिए 64 और 3 का घन 27, तो यहाँ घटा करके आ जाएगा 37। इसी प्रकार से 5 के घन में से अगर हम 4 का घन घटाएंगे तो 5 का घन है देखिए स्टूडेंट्स 125 और 4 का घन है 64, तो घटाएंगे तो 5 में से 4 गए 1 और 12 में से 6 गए 6, 61। इसी प्रकार से एक सीरीज आ रही है नंबर्स की 1 7 19 37 61। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है स्टूडेंट्स, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि कोई नंबर दिया गया होगा आपको, जैसे 343 दे दिया या 125 दे दिया और आपसे पूछा जाए बताइए क्या यह परफेक्ट क्यूब है या नहीं। परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या का क्यूब हो, किस संख्या को 3 बार गुणा करने से आ रही हो। तो जैसे 125 परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो 5 का क्यूब है, लेकिन अगर आपको 130 नंबर दिया गया हो तो 130 किसी संख्या का क्यूब नहीं है क्योंकि वो 5 का क्यूब है 125, और 125 के बाद अगला परफेक्ट क्यूब है 216, तो 125 से 216 के बीच में जो भी नंबर हैं उनमें से कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये सीरीज वहाँ पर काम आती है, इसको हम आगे समझते हैं। लेकिन इस पैटर्न को समझने के लिए हमारे पास अब एक और फॉर्मूला है कि हम 2 संख्याओं के अंतर कैसे निकाल दें। अगर आपसे कहा जाए कि 6 की घात 3 और 5 की घात 3 का अंतर निकालो, तो अब आपको ये प्रक्रिया ज़रा कठिन लगेगी क्योंकि 6 की घात यानी 216 में से हमने घटाना है 125। या इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि 11 की घात 3 में से 10 की घात 3 घटाओ, तो यहाँ पर आपके लिए और दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 11 की घात है 1331। या फिर अगर आपसे कहा जाए कि 15 की घात 3 में से 14 की घात 3 घटाओ, तो आपको 15 का क्यूब भी याद होना चाहिए, 3 घात 375, और 14 का क्यूब भी याद होना चाहिए और इसको फिर घटाना भी है। तो ये प्रोसेस लंबी हो जाती है। इस प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पर फिर मैं एक और पैटर्न देता हूँ और बड़ा आसान है। जिन 2 संख्याओं का अंतर आपको निकालना है उनको गुणा कर लेते हैं 1 × 0
और उसको 3 से भी गुणा कर देना है। दोनों संख्या को गुणा करना है और उसको 3 से भी गुणा कर देना है और लास्ट में 1 जोड़ देना है। तो देखो 1 को 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो सिर्फ बचेगा 1। 2 और 1 के लिए आप क्या लिखेंगे, 2 गुणा गए 1 गुणा गए 3 और फिर 1। तो यह आ जाएगा 2 एकम 2, 3 6 और 1 7, आ गया 7। 3 और 2 के लिए फिर 3 गुणा गए 2 गुणा गए 3 धन 1, 3 सबसे गुणा करना और 1 जोड़ना है। 3 दूनी 6 3 18 और 1 19। इसी प्रकार 4 गुणा गए 3 गुणा गए 3 धन 1, 4 3 12 3 36 और 1 37। इसी प्रकार से यहाँ 5 गुणा गए 4 गुणा गए 3 धन 1, 5 को 20 3 60 और 1 61। 6 के घात 3 में से 5 के घात 3 घटाएंगे तो जाएगा 6 गुणा गए 5 गुणा गए 3 धन 1, 6 5 30 3 90 और प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 91। 11 की घात 3 में से 10 की घात 3 घटाएंगे तो 11 गुणा गए 10 गुणा गए 3 धन 1, 110 को 3 से गुणा करेंगे 330 में 1 जोड़ देंगे 331, यानी यहाँ लिख देंगे 331। इसी प्रकार 15 की घात 3 में 14 की घात 3 घटाएंगे तो 15 गुणा गए 14 गुणा गए 3 और धन 1। 15 को 14 से गुणा करने के लिए 15 को 10 से गुणा करो 150 और फिर 15 को 4 से गुणा करो 60 तो 210, 210 को 3 से गुणा करेंगे तो 630 और फिर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 631। तो इस प्रकार से सीरीज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। हम इन नंबर्स की सहायता से किसी भी संख्या को बता सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 125 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है तो आपने क्रमशः घटाते हुए जाना है। 125 में से पहले घटाएंगे 1 तो आएगा 124। अब 124 में घटाना है हमने 7 तो आएगा 117। 117 में घटाना है फिर 19 तो आ जाएगा 98। 98 में फिर हम घटाएंगे कितना 37 तो कितना आएगा 8 में 7 गए 1 और 9 में से 3 गए 6 61 और 61 में से फिर आप घटा देंगे हम 61 तो ये हो जाएगा 0। तो क्रम से घटाते हुए 0 आ गया, इसका मतलब 125 परफेक्ट क्यूब है। और अगर 0 नहीं आता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए एक और मेथड है, उसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 3 3 के जोड़े में सारे गुणनखंड आ जाते हैं तो वह संख्या परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वह परफेक्ट क्यूब नहीं है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। यहाँ पर हमने 2 संख्याएं लिखी हुई हैं 10,648 और 68,600 और पता करना है कि क्या ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड करना स्टूडेंट्स आपको आता है और अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जो अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 इन संख्याओं से भाग करना है और उन संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको लिखना है। और सबसे पहले हम इसे 2 का भाग देंगे क्योंकि यह एक सम संख्या है, 2 का भाग इसे चला जाएगा तो 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 6 में जाएंगे तो 2 3 6, 4 में आएगा तो 2 दूनी 4 और 2 चकू 8। अभी भी इसमें 4 आ रहा है इकाई में तो फिर 2 का भाग देंगे, 5 में जाएगा तो 2 दूनी 4, 1 शेष बचेगा 2 छक्का 12, 1 शेष बचेगा फिर से 2 छक्का 12 और 4 यानी 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 एकम 2। अब स्टूडेंट्स 1331 आ गया। तो यह एक ऐसी संख्या है जिसमें न तो 2 का भाग जाता है, न 3 का, न 5 का, न 7 का। तो आप देख रहे हैं क्योंकि 1331 किसका घन है, 1331 घन है 11 का, तो इसमें 11 का ही भाग जाएगा तो हम 11 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 121। फिर 11 का भाग देंगे तो आ जाएगा 11 ही और 11 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से 10,648 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो हम लिखते हैं 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2 गुणा गए 11 गुणा गए 11 गुणा गए 11। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो प्राइम फैक्टर है वो 3 3 के जोड़े में है, 2 गुणा गए 2 गुणा गए तो ये भी 3 है और 11 गुणा गए 11 गुणा 11 ये भी 3 है। तो कोई भी संख्या छूट नहीं रही है तो हम कह सकते हैं कि 10,648 एक परफेक्ट क्यूब है। और अगर हम इसका क्यूब रूट लिखेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा, इन जोड़े में से 2 को एक बार ले लेंगे और 11 के जोड़े में से एक बार ले लेंगे तो हो जाएगा 11 × 2 यानी आंसर हो जाएगा 22। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो 10,648 है यह परफेक्ट क्यूब है और किस संख्या का क्यूब है, ये 22 का क्यूब है। तो हम कह सकते हैं 10,648 22 का क्यूब है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये 22 है ये 10,648 का क्यूब रूट है या 10,648 का घनमूल है। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 7.2 है आपकी
टेक्स्ट बुक की, उसमें यही होगा, संख्याएं दे रखी होंगी और उनका घनमूल निकालना है। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उनका घनमूल निकाल लेंगे। अब बात करते हैं इस संख्या की 8600 की। तो स्टूडेंट्स इसको आप देख करके बता देंगे कि यह परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था परफेक्ट क्यूब में लास्ट में तो 3 जीरो होंगे या 6 जीरो होंगे या 9 जीरो होंगे, इसके लास्ट में 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर हम प्राइम फैक्टर का प्रयोग करेंगे तो फिर से देखते हैं कि इसके फैक्टर में कितने आते हैं। तो 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6, 0 0, 343 आ गया। तो 343 7 की टेबल में आता है, तो आगे हम ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 1 से बचा 14, 2 से 14, 3 में भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16, 1 से बचेगा 11 यानी 2 पंजे 10, 1 से बचेगा 15, 2 से 14 और फिर 0। ठीक है, या 2 से 14 1 और 2 पंजे 10। अब स्टेट से 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग करेंगे, 5 एकम 5, 3 से बचेगा 35, 5 से 35, फिर 7 में भाग करेंगे 5 एकम 5, 2 से बचेगा तो 25 आएगा, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15, 2 से बचेगा, 5 चौको 20, 1 से बचेगा और 5 3 15 और फिर 343 आ गया, यानी 7 यहाँ 49, फिर 7 यहाँ 7 और फिर 7 यहाँ 1। तो स्टूडेंट्स अगर हम लिखें 68,600, तो इसके बाद त्रिकोण खंड में आ गया 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2, फिर 5 गुणा गए 5 और फिर 7 गुणा गए 7 गुणा गए 7। अब प्राइम फैक्टर्स को जोड़ों में लिखेंगे तो 2 के तो 3 हैं और 7 के भी 3 हैं, लेकिन 5 के 3 नहीं हैं। तो इसका मतलब चूंकि यहाँ पर एक अभाज्य कोणखंड ऐसा है जिसके 3 जोड़ नहीं है पूरे, तो ये 68,600 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब स्टूडेंट्स प्रश्न इसमें कई बार आ जाता है कि अगर ये पूर्ण घन संख्या नहीं है तो इसमें किस संख्या की गुणा करने से यह पूर्ण घन बन जाएगी या किस संख्या के भाग करने से यह पूर्ण घन बन जाएगी। तो यहाँ पर हम ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे, चूंकि यहाँ पर 5 गुणा गए 5 2 ही बार है, अगर हम एक बार और 5 की गुणा कर दें संख्या में तो 5 यहाँ भी आ जाएगा, तो तब ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो अगर 68,600 को पूर्ण घन बनाना है तो हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, या अगर भाग करने की बात करेंगे तो हमें इन दोनों 5 को उठाना पड़ेगा, तो 5 बजे 25 से भाग करना पड़ेगा। तो अगर हम भाग करेंगे इसे तो 25 से करना पड़ेगा भाग, और गुणा करनी होगी तो 5 से गुणा करेंगे। और अगर 5 से गुणा कर देंगे तो ये किसका घन बन जाएगा, 2 5 10 7 70 का। तो ये बन जाएगा 70 का घन, और 70 का घन कितना होता है, 7 का होता है 343 और उसके बाद 3 0। और अगर 5 से भाग कर देंगे, 25 से भाग कर देंगे तो सिर्फ रह जाएगा 2 गुणा गए 7 यानी 14 का घन, और 14 का घन कितना होता है, 14 का घन होता है 2744। तो संख्या को 5 से गुणा करने पर ये आएगा 70 का घन, और 25 से भाग करने पर ये रह जाएगी 14 का घन। तो इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टर मेथड से क्यूब निकाल सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि कोई संख्या अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसको किस संख्या से गुणा करना है या किस संख्या से भाग करना है। तो स्टूडेंट्स इन्हीं मेथड्स पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2। तो आप एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के क्वेश्चंस को स्वयं सॉल्व करेंगे, और अगर आपको उनको समझने में कोई दिक्कत आएगी तो मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराना सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आप देखते रहें, पढ़ते रहें, स्टे एट होम एंड बी सेफ। गुड बाय।